रीजनल ब्लड सेंटर जो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ही काम कर रहा है या इसमें इमरजेंसी केसेस को भी डील किया जाता है? देखिए, उसमें ज़ाहिरन हमारे पास निश्तर हॉस्पिटल है, किडनी सेंटर है और चिल्ड्रन का थैलेसीमिया सेंटर है। मेन हमारा फोकस तो थैलेसीमिया के बच्चे हैं कि उनकी जो ब्लड की नीड है वो पूरी की जाए, लेकिन हमारे पास सेल परचेज वाला कोई मामला नहीं है। हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं काशिफ बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान में और आए आपको विज़िट करवाते हैं रीजनल ब्लड सेंटर का। हमारे साथ मौजूद है सैयद आसिम रज़ा, असिस्टेंट मैनेजर रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये रीजनल ब्लड सेंटर कब कायम हुआ और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर बताइएगा कि रीजनल ब्लड सेंटर कब कायम हुआ? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आप तशरीफ़ लाए। रीजनल ब्लड सेंटर ने 2017 में काम शुरू किया और उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है और मैंने भी 4 अक्टूबर 2017 में ज्वाइन किया था। अलबत्ता जो ब्लड की कैंपिंग है वो हमने मार्च 2018 से शुरू की। सही। सर मुझे बताइएगा कि ये जो रीजनल ब्लड सेंटर है ये टोटल कितने हैं पाकिस्तान में? इसमें तकरीबन 13-14 शहरों में ये काम कर रहे हैं। जैसे अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ हमारे साथ ही भावलपुर में भी मौजूद है जी। और इसी तरह से मुल्क के बाकी शहरों में और बाकी सूबों में, फिर इस्लामाबाद में मौजूद है, पेशावर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में है, सक्खर में है, इसी तरह से क्वेटा में है। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ये रीजनल ब्लड सेंटर काम करें। बेसिकली ये सेंट्रलाइज ब्लड बैंक हैं कि एक प्रॉपर टेस्टिंग शुदा ब्लड डिफरेंट हॉस्पिटल को पहुंचाया जाता है और इसका जो पर्पस था मेन वो भी यही था कि हर 100 किलोमीटर के ऊपर एक सेंट्रलाइज ब्लड बैंक हो जहां पर पहले बीमारियों से पाक खून टेस्ट करके मरीज़ों को सेफ़ और हेल्दी ब्लड मुहैया किया जाए। जी शुक्रिया सर। आप मुझे थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि एक बंदा जो डोनर है जब वो आता है यहाँ पे तो उसका किस तरह से आप मतलब उसका ब्लीडिंग प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में गाइड दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर जब आते कोई भी डोनेट करने के लिए तो ये हमारा असेसमेंट काउंटर है। यहाँ पर सबसे पहले हम उनका वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक डोनर के लिए जो वेट चाहिए वो 54 kg होना ज़रूरी है। अगर 54 kg से कम हो तो वो पहले मरले में उसको वापस। अच्छा, 54 kg वेट जो है इससे अबव होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 23 साल तक, ठीक है। अगर 23 साल से ज़्यादा है तो फिर 50 kg वाला भी दे सकता है, लेकिन 23 ईयर्स तक 54 kg या इससे अबव होना चाहिए, ठीक है। ये जो सारा एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा असेसमेंट काउंटर है, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है। यहाँ पर इसका एक पूरा डेटाबेस फॉर्म है, उनका नेम, फादर नेम, सेल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह और वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट की जाती हैं। उसके बाद फिर उनका एक मिनी मेडिकल चेकअप होता है जिसमें 25 सवालात उनकी हेल्थ के हवाले से किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हार्ट बीट, पल्स, बॉडी टेम्परेचर और HB लेवल, क्योंकि अल्टीमेटली डोनेट तो उन्होंने ब्लड करना है कि क्या इतना वॉल्यूम है कि वो किसी को दे सकें, क्योंकि 11.5 हमें अपने लिए चाहिए एज पर रिकमेंडेड WHO, लेकिन जो ब्लड डोनेशन के लिए क्राइटेरिया है वो फीमेल्स के लिए 12.5 या इससे अबव होना चाहिए, मेल्स के लिए 13 पॉइंट या इससे अबव होना चाहिए। अगर 13 पॉइंट HB लेवल होगा तो फिर हम उससे ब्लड लेंगे, वरना उसको यहीं से वापस भेज देंगे। सर क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डोनर आता है और वो हमारे पास दोबारा से आता है तो हमारा उसका प्रीवियस डाटा, उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल होती है हमारे सॉफ्टवेयर में? जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है। जैसे उसका मोबाइल नंबर या CNSE नंबर डालते हैं तो पिछला उसका डाटा भी दे देता है कि उसने कब डोनेट किया था या नहीं किया था, तो किस रीज़न की वजह से डोनेट नहीं कर सका था। सही। सर बाकी प्रोसीजर के बारे में सर बताइएगा कि असेसमेंट के बाद, वेट और असेसमेंट के बाद जो है जो डोनर है उसको यहाँ लाया जाता है? जी बिल्कुल, ये सारा ड्रॉ एरिया है। यहाँ पर ना जिस तरह ये बेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पोस्चर के मुताबिक हमें लेट के ब्लड देना होता है, ठीक है। एक तो हम ये जो बायो मिक्सर मशीन अगर आपको नज़र आ रही होगी सामने, ये यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसके 3 फंक्शन है। एक तो ये वॉल्यूम को मेजर करती है, दूसरा ये इस तरह से शेक करती रहती है। जो ब्लड बैग होता है उसमें एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती है कि वो इस तरह से शेक करती रहेगी तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा कि ब्लड जमेगा नहीं, क्लॉट की तरफ नहीं जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका ये ऑटो लॉक है, इसी से गुजार के नीडल और वो लगाई जाती है वहाँ पर। जैसे ये वॉल्यूम पूरा होता है ये इसको ऑटोमेटिकली बंद कर देता है कि एक्स्ट्रा ब्लड नहीं जाएगा। मतलब मैं अगर आपको बैग, ये 3 बैग्स आपने रखे हुए हैं तो इसका क्या मकसद है? जी देखें, ये हम ट्रिपल बैग यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये देखें कि ये
स्टेरिलाइज्ड है, ये लॉक है, उसी वक्त ही अनलॉक करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। और ये जो बैग है ये JMS का बैग है, और ये हम ट्रिपल बैग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एक में हम रेड सेल्स रखेंगे, एक में प्लेटलेट्स और एक में प्लाज्मा या वाइट सेल जिसको बोलते हैं। कि हमारा स्लोगन भी है कि 1 डोनेशन सेव 3 लाइव्स, कि आपके खून के एक कतरे से 3 जिंदगियां बचती हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो ये बैग्स जो है वो डोनर को खुद से परचेज करने पड़ते हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि ये रीजनल ब्लड सेंटर डोनर को खुद प्रोवाइड कर रहा है या डोनर खुद लेके आता है बाहर से? जी, हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। देखें, एक तो जहाँ पर भी इंडस होगा या रीजनल ब्लड सेंटर होगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ जब आप आए हैं तो कैश काउंटर नहीं है, हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। ये एक बैग भी अगर आप देखें तो ये 920 रुपीज़ का ये बैग है जी, बिल्कुल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी, और जी। ये सिंगापुर से इंपोर्ट होता है। हम खुद ही उसको बल्क में इंपोर्ट कर रहे होते हैं और किसी से कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता, सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही। ब्लड कैंप में या हमारे निश्तर हॉस्पिटल में या यहाँ पर RBC में डोनेट हो रहा होता है या रिप्लेसमेंट हो रहा होता है, वो सबसे पहले इस काउंटर पर रिसीव होता है। यहाँ पर रिसीव होगा और बारकोड आपको नज़र आ रही है, रीडर जो है ना वो उसको रीड कर लेगा कि यहाँ पर ये ब्लड रिसीव हो चुका है। और ये सारा एरिया जो आप अगर लैब को दिखा सकें, ये इसको हम कहते हैं अनस्क्रीन्ड एरिया है कि यहाँ पर अभी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। सही। कि जब टेस्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इसको आगे ले जाएंगे वहाँ पर स्टोरेज की तरफ, और वो जो आगे ब्लड होगा वो काबिल इस्तेमाल होगा। और हर वर्क स्टेशन के ऊपर आपको कैमरा नज़र आ रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी कैमरा ऑडिट टीम है, उनको मॉनिटर भी कर रही हैं कि वो SOPs के मुताबिक ये सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अमजद रहीम। मैं यहाँ पे RBC मुल्तान में एज ए सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। जी, मुझे बताइएगा ये फ्रिज नुमा जो एक हमें डिवाइस नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली इसका नाम क्रायोफ्यूज है। ये इसके अंदर जो ब्लड हमारे पास डोनेट होकर यहाँ पे आता है, जो कलेक्ट करते हैं, उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। कि जैसे आप देखते हैं जब आप किसी इंसान से ब्लड निकालते हैं तो वो एक होल ब्लड होता है, मतलब उसके अंदर पूरा 550 ml का एक यूनिट होता है। हम उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो निकालते हैं, मतलब ब्लड प्रोडक्ट्स जो होती हैं FFP, प्लेलेट और क्रायोप्रेसिपिटेट और रेड सेल निकालते हैं। फिर जिस पेशेंट्स को जो चीज़ ज़रूरत होती है उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जब हम यहाँ से इस मशीन के ज़रिए ही वो सारी प्रोडक्ट बनाई जाती है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये मशीन जो है एट ए टाइम इसके अंदर अभी भी आप देख रहे हैं इसके अंदर ये PRP लगा हुआ है, प्लेलेट रिच प्लाज्मा लगा हुआ है। इससे प्लेलेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है ये बनेगा। ये मशीन जो यूज़ हो रही है ये एक तो कैलिब्रेटेड है, ये स्पीड भी इसकी कैलिब्रेटेड है और इसका टेम्परेचर बेस्ड ये होती है कि ये टेम्परेचर और स्पीड खुद ही कंट्रोल करती है। इसके हम कैलिब्रेशन के बाद इसको यूज़ करते हैं। 2 राउंड के जरिए इसमें चीज़ें जो हैं ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेपरेट की जाती हैं। होल ब्लड से पहले रेड सेल और प्लेलेट रिच प्लाज्मा बनता है, उसके बाद प्लेलेट रिच प्लाज्मा से प्लाज्मा और FFP और साथ में प्लेलेट बनते हैं, फिर उसी से ही क्रायोप्रेसिपिटेट बनता है। 4 प्रोडक्ट हम एट ए टाइम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई भी ब्लड जो डोनर डोनेट कर रहा होता है वो ब्लड इसमें से लाजमी प्रोसेस होके आगे जाता है? जी, इसमें से लाजमी प्रोसेस होके आ जाएगा। जैसे कि एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है वो होल ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होती है उसको मना किया गया है कि वो आगे जाकर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का सबब बनती है। इसलिए ये कहा गया कि आप इसके लिए रेड सेल करें जिसके अंदर मिनिमम प्लाज्मा प्रोडक्ट्स हो, मिनिमम प्लाज्मा लेवल हो उसके अंदर, ताकि वो आगे जाके क्लियरली उसको लग सके और किसी किस्म का कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ना आ सकें। और इसके अलावा अगर हम होल ब्लड को, जैसे डोनर का होल ब्लड आता है, इस मशीन से ना गुजारें, उसको अपने रेफ्रिजरेटर्स में रख लें, तो उससे हम प्लाज्मा भी उसका यूज़ नहीं कर सकते और उसके साथ उसके प्लेलेट भी नहीं बन सकते। उससे कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? उससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि उसके प्लाज्मा प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके अंदर वो बिल्कुल ही इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। अगर वो अंदर पड़ा रहेगा तो उसके बाद उसको रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। ये एक सारा प्रोसीजर है। जो भी डोनर आएगा वो इस प्रोसेस से लाजमी गुजरेगा। RBC मुल्तान में हम 5000 प्लस जो है वो डोनर यहाँ पे एवरी ईच मंथ जो है यहाँ पे हम उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। 5000 प्लस डोनर जो है ईच मंथ यहाँ पे उनका ब्लड जो है यहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस हो रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा ये जो अलमारी सी नज़र आ रही है ये क्या चीज़ है? इसमें ना प्लेटलेट्स रखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि इस तरह से एजिटेट हो रहे हैं। एक तो इसी तरह से ये मूविंग कैफियत में रहेंगे, अगर ये मूव नहीं करेंगे तो फिर क्लम्पों के गुच्छे बन जाएंगे, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। और इसको आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर 22.7 है, इसे हमने 20 से 24 के टेम्परेचर पर रखना होता है।
ये डिजिटल भी नज़र आ रहा है, वो ग्राफिकली नज़र आ रहा है। एक इसी तरह से डिवाइस हमने इसको चेक करने के लिए भी यहाँ पर लगाई हुई है, इसका टेम्परेचर, क्योंकि ब्लड में जो मेन चीज़ है वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ज़ाहिरन इसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर जो भी डोनेट कर रहा होता है ना, हम उसकी फर्दर जो टेस्टिंग करते हैं, ये आपको मशीन नज़र आ रही है, इसमें ही वो वायल्स लग जाती हैं और ऑटोमेटिकली उसके टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। अगर कैमरामैन दिखा सके तो वहाँ पर उसका वो सैम्पल्स क्लिक हो रहा है एंड पे जाके ना, क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे ये सारी प्रोसेस हो रहा होता है। जी जी, वो नीचे से जो है ना, उसी से वो सैंपल लेके उसको प्रोसेस में ला रही है। फिर यहाँ पर उसकी जितनी भी वो टेस्टिंग हो रही होती है, उनकी फर्दर रिपोर्टिंग भी हो रही होती है कि कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म हो चुका है। इसमें हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करते हैं डोनर्स के। इस तरह से जो एड्स है H1, H2 और P24, एक सिफिलिस RPR जिल्द की बीमारी है उसका टेस्ट करते हैं, मलेरिया का, और ब्लड ग्रुपिंग। सर, अगर किसी डोनर के मतलब आप जब स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस डोनर के ब्लड में ये इश्यूज़ हैं, तो आप उसको क्या कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसको कोई हार्ड कॉपी में रिपोर्ट दी जाती है ब्लड सेंटर की तरफ से? जी बिल्कुल, हर डोनर को रिपोर्ट दी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव ना हो। और जो पॉजिटिव डोनर होते हैं, जिनको कोई बीमारी होती है, फिर हमारे डॉक्टर्स उनको काउंसल करते हैं, उनको कॉल करेंगे या अपने पास बुला के उन्हें बताएंगे कि हमने जो आपका ब्लड लिया था इसमें ये प्रॉब्लम आया है और ये फर्दर आपका ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आप इसको ट्रीटमेंट करवा लें। और दूसरा ये कि डेटाबेस में वो सिस्टम में उसका डाटा भी आ जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर आएगा, जैसे वो अपना CNIC और सेल नंबर बताएगा, सिस्टम कहेगा कि ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो क्या रीजनल ब्लड सेंटर इसको चार्ज करता है डोनर से या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं? नहीं, हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और किसी चीज़ का भी कोई ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाता। हम डोनर से जिस तरह से फ्री में ले रहे होते हैं, रेसिपिएंट तक फ्री उसको पहुंचाते हैं। और ये जो मशीनें हैं इसको हम कहते हैं ELISA मेथड, ELISA एमुलेसेंस एबेट आर्किटेक्ट 4 की ये इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, यहाँ पर ये टेस्टिंग हो रही है। और एंड पे जब आते हैं, अगर ये टेस्टिंग हो चुकी है, फिर यहाँ पर इसकी ब्लड ग्रुपिंग हो रही होती है, यहाँ पर इसकी ब्लड ग्रुपिंग हो रही है। सही। जैसे ही फिर और ये 2 डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं, एक यहाँ पर इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, एक उधर ब्लड की। जैसे ही दोनों का इक्वल आएगा कि ये ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई हो चुका है, अगर किसी में आएगा कि इन्होंने डाला है कि और ग्रुप है उन्होंने, और तो फिर उसको रिकन्फर्म करेंगे। काउंटर वेरीफाई हो रहा होता है? जी, 2 लोग करेंगे और फिर जैसे ही इसकी ग्रुपिंग होगी, यहाँ पर इसके टैग लग जाते हैं, जैसे कि आपको ये टैग नज़र आ रहे हैं, और उसके ऊपर डेट भी लिखी होती है कि ये कब एक्सपायर होना है और किस तरह से किस डेट को ड्रॉ किया गया था, वो सारा उसी तरह से। और फिर इसके बाद अगले मरले में फिर हम इसको फाइनल उसमें लेके जाते हैं स्टोरेज में, कि वहाँ पर जो ब्लड मौजूद होगा वो काबिल इस्तेमाल भी होगा और वो बीमारियों से पाक होगा। बताइएगा कि ये हायर की जो मशीनें पड़ी हैं, ये क्या चीज़ है? ये हम बेसिकली FFP यहाँ पर पड़ा हुआ है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो हमारे पास 1 साल तक यूजेबल होता है। और हम इसको फिर ये -40 डिग्री तक, -40 से -60 डिग्री तक यहाँ पर स्टोर रखते हैं, ताकि 1 साल तक हमारे पास ये यूज़ में लाया जा सके। ठीक है, खोल के दिखा सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब 1 साल तक इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है? हाँ जी, जैसे हम होल ब्लड हमारे पास आता है तो उसमें से हम रेड से लैदा कर लेते हैं और वाइट से लैदा कर लेते हैं, स्टोर कर यहाँ पर स्टोरेज हमारे पास आ जाती है। और जिस पेशेंट को जो चीज़ ज़रूरत होती है हम उस मुताबिक ही उसको इशू करते रहते हैं। बताइए। अच्छा, ये रेड सेल्स हैं जो सुर्ख खून है, और इसको हम 2 से 6 के टेम्परेचर पर रखते हैं। आपको नज़र आ रहा है 2.5। ठीक है, 2 से +2। जी हाँ जी, 2 से 6 के टेम्परेचर पर। 2 से कम नहीं होगा और 6 से ज़्यादा नहीं होगा। और इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 35 डेज होती है। 35 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर यूज़ नहीं कर सकते। और वाइट ब्लड सेल्स उसके -40 पे रखेंगे और वो 1 साल के लिए यूज़ होगा। और जो प्लेटलेट्स हैं, पीछे भी मैंने आपको दिखाया था, ये प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं, ये 20 से 24 के टेम्परेचर पर हम लोग रखेंगे और ये 5 दिन तक यूज़ हो सकते हैं। अगर 5 दिन गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते और हमारा सिस्टम भी उसको आगे इशू नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर जी ऑटोमेटिक सिस्टम में एरर आ जाएगा? हाँ जी, वो उसको कहेगा कि ये एक्सपायर हो चुका है, ये इशू नहीं हो सकता। और यहाँ जो विंडो को डील कर रहे होते हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर ऑडियो वीडियो कैमरे लगे हुए हैं कि जो इनकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, जो बाहर अटेंडेंट है उनकी भी कर रहे हैं, कि वो उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही होती है कि अगर कोई कहता है कि हमसे किसी ने मिसबिहेव किया है या हमें सही गाइड नहीं किया,
तो कैमरा ऑडिट के ज़रिए उसका ऑडिट भी किया जा सकता है, और अगर कोई हमारे एंड पर कोई इशू होता है तो ज़ाहिरन फिर हमारा जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है वो भी होती है। और वहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा था रेड सेल्स, ये जो है ये भी इसके साथ सेंसर भी लगे हुए हैं। सही। ये जैसे ही इसका टेम्परेचर आउट होता है, अगर इसको खोलेंगे और इसका टेम्परेचर आउट होगा तो ये बीप करना शुरू कर देगा कि इसका जो है टेम्परेचर आउट हो रहा है, आप इसको चेक करें, ये फ्रिज ख़राब है या इसकी जो भी इशू है। तो और फिर हर जो ड्यूटी पर अमला मौजूद होता है, ये सारी चीज़ें चलने के बावजूद भी हर 4 घंटे के बाद वो चेक करके मैनुअली भी यहाँ नोट करता है कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर चल रहा था, हर 4 घंटे के बाद इसको नोट कर रहा होता है। और इस तरह से ये आपको प्लेट्स जो नज़र आ रही हैं, ये आइस प्लेट्स हैं, ये चार्ज होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं हम ब्लड की, उसमें ये प्लेट्स लगा के और डेटा लॉगर लगा कर, क्योंकि जो हम भेजते हैं उसमें एक डेटा लॉगर रखा होता है जो कि उसके टेम्परेचर को मॉनिटर नहीं मेंटेन तो इन्हें प्लेट्स ने रखना होता है। जी। डेटा लॉगर का काम ये होता है कि उसको मॉनिटर करता है कि हर 10 मिनट के बाद इस बॉक्स का टेम्परेचर क्या था। और वो USB डिवाइस होती है, जैसे ही किसी जगह पर वो शिपमेंट पहुंचती है वो उस USB को निकाल के अपने सिस्टम के साथ लगा, वो उसमें उसका प्रीवियस रिकॉर्ड बता देता है कि पिछले 10 मिनट में, उससे पिछले 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद का ना जितना टाइम था वो उसको वो दिखा रहा होता है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ये रीजनल ब्लड सेंटर जो है ये गवर्नमेंट का इदारा है या सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? जी, इसको सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इंडस हॉस्पिटल इसको मिलकर चला रहे हैं। अच्छा, और एक महीने में कितने कैंप लगा लेते हैं आप लोग? इसमें देखें ऑन एवरेज जो हम कैंप्स लगा रहे होते हैं, वैसे हमारी कोशिश ये होती है कि डेली हम कैंप लगाएं, लेकिन समझ लें कि 20 के करीब ऑन एवरेज एक महीने में 20 कैंप तक लगाते हैं। अच्छा, और एक कैंप में कितना एक जो है आपके पास ब्लड बैग्स जमा हो जाते हैं, या आवाम से आपकी क्या तवक्कुआत होती हैं? देखिए, उसमें ज़ाहिरन ये एक ऐसा काम है, इसकी कोई ये तो नहीं कहा जा सकता डेफिनेटली इतने होंगे। एक तो बेस कर रहा होता है कि जहाँ पे आप कैंप लगा रहे हैं वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं और कितने लोग मोटिवेटेड हैं, या हमने उन तक प्री कैंप कैसे किया है, उनको नीड इम्पोर्टेंस के हवाले से कैसे बताया है। वो सारी चीज़ें जब कर रहे होते हैं उसके बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर कितना हो सकता है। तो रूटीन में समझ लें कम से कम भी कोई 10-15 का कैंप तो हो रहा होता है, लेकिन जो एजुकेशन साइट्स हैं वो उसमें बेहतर होता है, वो आउटपुट इससे ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब तक जो है रीजनल ब्लड सेंटर कितने बैग्स डोनेट कर चुका है या कलेक्ट करके पेशेंट्स को लगा चुका है? जी देखें, एग्जैक्ट अब जो डाटा है आज तक का तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने इसका जो पहला कैंप लगाया था वो 16 मार्च 2018 को लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंप भी मैंने ही लगाया था इस इदारे का जो स्टार्ट का कैंप है। और 15 फरवरी 2023 तक हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो थैलेसीमिया सेंटर है उसको 52,104 ब्लड के बैग्स विदाउट डोनर फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ीरो पेमेंट के ऊपर थैलेसीमिया के मरीज़ों को प्रोवाइड कर चुके हैं। और इसी तरह से निश्तर हॉस्पिटल में 250 बच्चा हर महीने ब्लड लगवाने के लिए आ रहा है, उनको भी हम विदाउट डोनर ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, ये क्या रीजनल ब्लड सेंटर जो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ही काम कर रहा है या इसमें इमरजेंसी केसेस को भी डील किया जाता है? देखिए, उसमें ज़ाहिरन हमारे पास निश्तर हॉस्पिटल है, किडनी सेंटर है और चिल्ड्रन का थैलेसीमिया सेंटर है। मेन हमारा फोकस तो थैलेसीमिया के बच्चे हैं कि उनकी जो ब्लड की नीड है वो पूरी की जाए, लेकिन बाकियों को भी। और अल्टीमेटली हमारा जो टास्क है वो ये है कि नेशन को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के ऊपर लेकर आना है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है कि लोग टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते हैं, और हॉस्पिटल में ब्लड पहले से मौजूद होता है। जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसको ब्लड वहाँ से मुहैया हो जाता है। तो निश्तर में हम थैलेसीमिया के लिए तो क्राइटेरिया यही है कि जो भी आएगा हम उसको विदाउट डोनर प्रोवाइड करेंगे। रूटीन के जो केसेस आ रहे होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि रिप्लेसमेंट डोनर आप दे दें, उसके बदले में हम आपके मरीज़ को जो आपको ब्लड चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे। अलबत्ता जो एमरजेंसी केसेस होते हैं जिन्हें 11 12 रेस्क्यू करती है, अगर वो हैवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं और ड्यूटी डॉक्टर रेकमेंड करता है कि इनके पास डोनर नहीं है और जो मरीज़ है जिसका ये एक्सीडेंट हुआ है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो हम उसको फिर विदाउट डोनर ब्लड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से प्राइवेट इमरजेंसी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो क्या ये वहाँ भी फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड करता है आपका रीजनल ब्लड सेंटर या जस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? देखें, बेसिक जो एफिलिएशन है वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ हम अपने डोनर्स को
जो भी हमें वॉलंटियरली डोनेट करता है, क्योंकि वो 1 साल तक हमारा रजिस्टर्ड मेंबर बनता है, वो खुद, उसके वालिदैन, बहन भाई, अगर वो शादीशुदा हैं, स्पाउस और बच्चे, उनको अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ब्लड चाहिए होता है तो वो फिर रीजनल ब्लड सेंटर से ब्लड ले रहे होते हैं। हम उनको विदाउट डोनर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड मतलब जो आपके रीजनल ब्लड सेंटर का वॉलंटियर होगा जी, उसको आप लोग ये फैसिलिटी देते हैं जी। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई अगर बंदा या कोई इमरजेंसी में किसी का कोई पेशेंट है और वो यहाँ से ब्लड खरीदना चाह रहा है तो इसके बारे में कोई यहाँ पे प्रोसीजर है? जी देखें, एक तो मैं 2-3 दफ़ा पहले भी चीज़ों आपसे शेयर कर चुका हूँ, हमारे पास सेल परचेज़ वाला कोई मामला नहीं है। हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हम जो भी एमरजेंसी केसेस आ रहे होते हैं निश्तर में, हम उनको विदाउट डोनर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। अदर देन निश्तर है तो फिर डोनर है हमारा, उसके इसके लिए हम इसलिए कह रहे होते हैं कि आप हमारे डोनर बन जाएं, कल को कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो तो फिर हम आपको ब्लड प्रोवाइड कर पाएँ। देखें, अभी हमारी पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम मुल्तान के हर हॉस्पिटल्स को ब्लड इस तरह से प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि सिर्फ अगर निश्तर को भी देखें, निश्तर में 250 बैग डेली का चाहिए और हम जब कैंप लगा रहे होते हैं, कोई बड़ा कैंप भी होता है तो वो 50-60 से ज़्यादा का कैंप एक दिन में नहीं हो रहा होता। बहुत शाज़ व नाज़िर ही होते हैं कि 100 का कैंप हो एक दिन में, तो ऑन एवरेज 20-30 का कैंप चल रहा होता है। तो इससे ज़्यादा तो हमें थैलेसीमिया के मरीज़ों को फैसिलिटेट करना है। अलबत्ता लोग हमें जिस तरह से डोनेट करते रहेंगे, ये पूल अगर बढ़ता जाएगा तो हम ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर पाएंगे, लेकिन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश काउंटर हमारे पास नहीं। सर जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि आपके साथ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी काम कर रही हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डोनर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? देखें, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs आप कह सकते हैं मुख्तलिफ काम कर रही है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इस तरह मजहबी तंजीमें भी हैं। बेसिकली हमें दावत इस्लामी ने काफ़ी सपोर्ट किया कोविड के दौरान भी, अभी भी हमें काफ़ी सारा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पर हमारे बड़े मदारिस हैं, जैसे खैरुल मदारिस है, वहाँ पर वफाकुल मदारिस के तहत जितने भी इदारे चल रहे हैं, मौलाना हनीफ विरंदी साहब और ये सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दावत इस्लामी की तरफ से मौलाना इलियास कादरी साहब और उनकी टीमें जो पूरे पाकिस्तान में हैं वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह से अहले तशय्युअ के हवाले से मखज़नुल अलूम में और बाकी मुल्तान के एरियाज़ में, मुमताज़ाबाद में कुछ मातमी अंजुमन्स और जो ज़ाकिरीन और इस तरह के ग्रुप्स हैं, गुलगश्त में हैदरिया के हवाले से, तो ये इस तरह से मिल के तकरीबन हर मकतब फ़िक्र और हर कम्युनिटी जो है ना, हमें इवन चर्च में भी हमने कैंप लगाया, मुल्तान का जो चर्च है वहाँ पर भी कैंप हम लगा चुके हैं। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि एक सेहतमंद इंसान है वो मतलब कितने अरसे के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है? देखें, उसमें वैसे तो हम 56 दिन के बाद भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में हम कहते हैं कि 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सेहतमंद आदमी साल में 3 से 4 मरतबा आसानी से ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन उसमें भी हम कहते हैं कि आप 2 दफ़ा कर दें, क्योंकि रेगुलर डोनर जो कंसीडर होता है, जो 6 महीने के बाद भी दे रहा है साल में 2 दफ़ा, तो वो रेगुलर डोनर है। असल में एक ये अवामी राय या मतलब एक खौफ आवाम के अंदर होता है कि ब्लड देने से इंसान फूल जाता है या कोई बीमारी लाहक हो जाती है, तो ऐसा कुछ है? सही है। एक तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे देखें तो मेरा कितना मैं फूल गया हूँ या मेरा वेट बढ़ गया है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर डोनर हूँ। इससे पहले भी डोनेट कर रहा था और इस इदारे को मैं 10 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और अभी 14 जून वर्ल्ड डोनर डे जो आ रहा है, इसके ऊपर 11वीं दफ़ा खुदा ने तौफीक दी तो मैं अपने खून का अतिया भी दूंगा। तो जो आपका क्वेश्चन था, बेसिकली ये रूमर्स हैं, ब्लड देने से कोई भी वेट गेन नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कोई ब्लड दे और वो डाइट कॉन्शियस हो जाए कि बहुत ज़्यादा वो मील इनटेक करना शुरू कर दे, तो वो शायद ब्लड ना भी दे तो उससे भी उसका वेट गेन हो सकता है, लेकिन ब्लड डोनेशन से इसका कोई सर एक मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि जो जिस तरह से स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स उनके माइंड में ये होता है कि हम स्मोकर्स हैं और हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो इसके बारे में कोई हमारी जो साइंस है या जो भी आपका क्राइटेरिया है उसमें कुछ इस तरह से? जी देखें, उसमें ना जो नॉर्मली स्मोकिंग कर रहे होते हैं
एक तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर वो पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरे जो फाइनल हमारी असेसमेंट होती है। अलबत्ता ब्लड डोनेशन के बाद रेकमेंड किया जाता है कि आधा घंटा आपने सिगरेट नहीं पीना या इस तरह की कोई भी और एक्टिविटीज़ नहीं करनी, आपने ड्राइविंग नहीं करनी, थोड़ा सा जो मेजर्स होते हैं जो सेफ्टी के लिए डोनर की वो ले रहे होते हैं। बाकी जो स्मोकर्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं अगर हेल्दी हैं तो। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है इतनी ज़्यादा टाइम दिया और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। सर अभी आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जिस तरह से अभी जून में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी आ रहा है, जी। तो उस हवाले से या आवाम को ब्लड डोनेशन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक खाली रूम चाहिए जहां हम बेड प्लेस कर सकें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है जो फुली इक्विप्ड है, जिसके अंदर 4 बेड्स लगे हुए हैं, एयर कंडीशन गाड़ी है, वो हम प्लेस करके ब्लड डोनेशन एक्टिविटी कर रहे होते हैं। सारी जो टेस्टिंग है वो फ्री है, ब्लड बैग्स हम लोग खुद मुहैया करते हैं। इवन डोनर को जो डोनेशन के बाद जूस दिया जाता है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमें सिर्फ आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए या आपका इस तरह का साथ चाहिए कि आप कैंपेन चलाएं, लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, वेन्यू डिसाइड कर दें कि इस डेट को इस टाइम तक यहाँ पर गाड़ी मौजूद होगी, यहाँ पर ब्लड कैंप होगा, आप आके अपनी असेसमेंट करवाएं। और लिया उसी से जाता है जो उन क्राइटेरिया को जो WHO की रिकमेंडेशन है मीट करता है। जो उसको मीट नहीं करेगा हम उससे ब्लड नहीं लेते। सर ब्लड कैंप लगाने के लिए क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है या कोई इंडिपेंडेंट मतलब फ़र्द भी लगा सकता है आपका कैंप जो है? देखिए, उसमें ज़ाहिरन कोई ऑफिशियली ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हम ब्लड लगाएंगे। कोई इंडिविजुअल, और बहुत सारे लोग इंडिविजुअली हमारे पास आते हैं या कह रहे होते हैं कि आप हमारे पास आएँ तो कैंप लगा लें, हम उनके साथ मिलकर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली देखिए, इसमें जो माशरे का इन्फ्लुएंसर है ना, वो अकेला बंदा भी हो सकता है। टीम होती है तो वो ज़रा अच्छे अंदाज में लोगों को एजुकेट कर देते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, उनको विज़िट करा देते हैं और इसके हवाले से अवेयरनेस कर देते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी, ठीक है।